अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंडियन प्राइम प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ 1968 में कायम की गई। इससे पहले इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB इंडिया के इंटरनल इंटेलिजेंस मैटर्स को देखती थी, लेकिन 1962 की जो चाइना और इंडिया की वॉर के बाद जिसमें इंडिया को नाकामी हुई, इस बात की शिद्दत से कमी महसूस की गई कि एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी को कायम किया जाए जो इंडिया के एक्सटर्नल इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके। तो इस मकसद को जहन में रखते हुए 1968 में रॉ का अदारा कायम किया गया। इसका बुनियादी मकसद जो था वो चाइना और पाकिस्तान पर फोकस करना था, क्योंकि इंडिया अपने आप को इन दो ममालिक से अपने एक्सटर्नल बॉर्डर को ज्यादा खतरा महसूस करता था। और यह बात कई दिहाइयों से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI इनके दरमियान एक मुकाबले की जंग जारी है। पाकिस्तान इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ऊपर यह इल्जाम लगाता है कि इंडिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जरिए पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में जो अलैदगी पसंद तंजीमें हैं वहां पर उनको सपोर्ट करता है, उनको ट्रेन करता है, उनकी मुआवनत करता है, उनको असला फराहम करता है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी मुलव्वस है। और इसको काउंटर करने के लिए जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर यह इल्जाम लगाती है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वो जो अलैदगी पसंद तहरीकें हैं उनको सपोर्ट करती है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हालात खराब करने में पाकिस्तान की ISI का करीबी किरदार है। तो ये जो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान एक मुकाबले की जंग जो है ये पिछले कई दहाइयों से जारी है, लेकिन बेसिक मकसद जो था वो चाइना और पाकिस्तान था इस रॉ को कायम करने का। इसके बाद जब ये इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को कायम किया गया तो उस वक्त इसका स्ट्रक्चर जो था वो बड़ा महदूद सा था कि इसके अंदर तकरीबन 250 के करीब जो अफराद थे वो इसके अंदर काम करते थे और इसका सालाना बजट जो था वो $4 लाख के $400,000 इसका सालाना बजट था। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अंदर तकरीबन 8 से 10 हज़ार अफराद जो हैं वो इस एजेंसी के अंदर काम करते हैं और इसका सालाना बजट जो है वो $145 मिलियन है। तो इस हवाले से या अफरादी कुव्वत के हवाले से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार की जाती है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का जो चीफ है वो सेक्रेटरी कहलाता है, जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह है। इसकी अगर हम अचीवमेंट्स को देखें तो इसकी अचीवमेंट्स के ऊपर खास तौर पर 1971 में बांग्लादेश का वजूद, बांग्लादेश को कायम करने में जो मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश की जो एक तहरीक थी, अलैदगी तहरीक, उसको ट्रेन करने में, उनको मसल्ला करने में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बड़ा खास किरदार अदा किया और बांग्लादेश के वजूद को कायम करने में पाकिस्तान से, जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, उसको अलग करने में, मुक्ति बानी की मदद करने में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एक बड़ा किरदार था। इसके अलावा जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसने जो खालिस्तान की जो तहरीक है, जो अलैदगी की तहरीक थी सिखों की इंडिया के अंदर, स्पेशली जो इंडियन पंजाब का जो मशरकी पंजाब, इंडियन पंजाब है, उसको जो खालिस्तान तहरीक थी उसको नाकाम बनाने में रॉ ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। इसके अलावा 9/11 के बाद अफगानिस्तान के अंदर अपने असर व रसूख को बढ़ाने में, वहां पर अपने वजूद को ज्यादा प्रोमिनेंट करने में रॉ ने बड़ा एक अहम रोल अदा किया। इसके अलावा जो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसकी हिफाजत करने में, उसको डेवलप करने में जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसका बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा जो इंडियन इंटेलिजेंस रॉ है, जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, उसके साथ इसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत मजबूत है। ये मोसाद के साथ मिलकर ये दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये इंटेलिजेंस और ये कार्रवाइयाँ करती हैं।
और तकरीबन दुनिया के जितने भी इंडियन कॉन्सुलेट हैं दुनिया में, एम्बेसीज हैं, वहां पर रॉ के एजेंट वो मौजूद होते हैं जो डिप्लोमेट के रूप में वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और अपना वो किरदार अदा करते हैं। तो मैं अगर ये बात कहूं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो एक दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी में है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है रॉ के ऊपर। वो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर जो इंटरनल, जो इंडिया के अंदर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये है कि ये जो इंडिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके दरमियान और रॉ के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसके अलावा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि जो इसकी एबिलिटी है जो दूसरी मुल्कों की इंटेलिजेंस को काउंटर करने की, वो एबिलिटी की भी इसके अंदर कमी है। और फिर ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज भी जो है इसके ऊपर रेज किए जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इंडिया के अंदर जो रॉ के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस रॉ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को काउंटर करने में कामयाब नहीं हो सकी। जिस तरीके से वो खासतौर पर कश्मीर के अंदर और जो दूसरी कार्रवाइयाँ उसमें मुंबई का जो अटैक था उसकी भी मिसाल दी जाती है कि जो ISI को काउंटर करने में जो रॉ है वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के बावजूद अगर हम इसका तो फेयर एनालिसिस करें तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल जो मफादात हैं, जो इंटरेस्ट हैं दुनिया में, उनको डिफेंड करने में और अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में और इंडिया की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसके अंदर, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, इंडिया की फॉरेन जो उनकी पॉलिसीज है उनके अंदर, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ की पोजीशन है उसके अंदर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने एक अहम और ख़ास और कामयाब किरदार अदा किया है। तो ये गलत ना होगा। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस रॉ दुनिया की जो बेहतरीन, मैं इसको इस पोजीशन में तो नहीं हूं कि मैं इसको कोई नंबर दे सकूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की जो बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनमें एक है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।